हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज जो है ये हमारा जो है तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। स्पेशली ये यूपीएसआई के लिए टारगेटेड है, लेकिन ऐसा है नहीं कि इतने गहराई से जब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो यूपी पुलिस में नहीं पूछी जा सकती। भाई दोनों लोग ले सकते हो, लेकिन ये स्पेशली जो है यूपीएसआई के लिए है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम लॉस वगैरह नहीं करूँगा इन सब चीज़ों में कि ये है वैसा है। बस इसका पीडीएफ आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ पर डेली मिलता है। हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर मिलता है। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी अड्डा 2.8 ऑफिशियल करके है। और जो है आप लोग फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी अड्डा 2.8 नेम से जो है पेज है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, जो है यूट्यूब को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर से करना है भाई। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो, प्रैक्टिस सेशन हमारे बेहतरीन है, तो आप लोग उसको लाइक जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1935 में, 1939 में, 1940 में या 1937 में? किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 1937। कब सही हो जाएगा? 1937 में। किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1937 में। कब बाबू? 1937 में। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था, लेकिन स्थापित कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ था। यह संघीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल लंदन के अधीन था। जो यह संघीय न्यायालय था वो प्रिवी काउंसिल यानी कि लंदन के अधीन था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र क्या था? प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। किन राज्यों में, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? किस राज्य में जो है भारत में जो है सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है? केरल में, गुजरात में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। किसमें बाबू? पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। कहां पर होता है सबसे ज्यादा जूट उत्पादन? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसकी व्याख्या में वही चीज दी गई, प्रदेश सबसे ज्यादा है। इसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। किसको? जूट को। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशम या फिर गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तीसरा प्रश्न चलिए हम देखते हैं। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा से ली गई है। भारतीय संविधान में वाक्यांश जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के, या फिर जापान के संविधान से? भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है? कहां से ली गई है? ठीक है बाबू, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाए, जापान के संविधान से। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हुई हैं। भारतीय संविधान के वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पढ़ लो पहले प्रश्न। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? ठीक है, वर्षा मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का? रेन गेज का या फिर पायरानोमीटर का या फिर रेन मीटर का या फिर
एनीमोमीटर का, ठीक है, किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रेन गेज का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रेन गेज का जो है वर्षा मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो ऊपर एक कीप के जैसा फनल होता है, एक फनल के जैसा कीप लगा होता है और उसी में जो है सिलेंडर टाइप से बंधा होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। पायरानोमीटर जो है सौर विकिरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर वायु के वेग को मापता है। एनीमोमीटर क्या मापता है? पृथ्वी तल पर जो वायु का वेग होता है उसको मापता कौन है? एनीमोमीटर। और पायरानोमीटर जो है वो क्या मापता है? सौर विकिरण को मापता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 5वां प्रश्न, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? हेनरी मोसले, दिमित्री मेंडलीव, जॉन न्यूलैंड को, जोहान डोबेराइनर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, दिमित्री मेंडलीव। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था? तो दिमित्री मेंडलीव के, दिमित्री मेंडलीव जो थे उनके जो है परमाणु क्रमांक के रूप में जो है आधुनिक को अपनाया गया था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। दिमित्री मेंडलीव के द्वारा आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। दिमित्री मेंडलीव के द्वारा आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को क्या किया गया था? अपनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं हम। 6वां प्रश्न हमारा क्या है? अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिदिष्ट है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैंने इसलिए इसको करा दिया जल्दी से, क्योंकि व्याख्या जब तक इसकी नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक है। इसकी व्याख्या पहले देखो। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत क्या क्या चीजें थी? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत मुख्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संरक्षक अभ्यारण्य के 5 किलोमीटर के अंदर या उसके अंदर रखे गए पशुओं के संचारी रोगों की प्रतिरक्षण के लिए ऐसी रीति जो विहित की जाए ऐसे उपाय करेगा, ठीक है। ये जो है 33A में दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की धारा 33A के तहत, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें? कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य में किसी भी पशुधन को प्रतिरक्षित किए बिना ना ले जाएगा और ना ही चराएगा। कोई भी व्यक्ति जो है अभ्यारण्य के किसी भी पशुधन को प्रतिरक्षित किए बिना ना ले जाएगा और ना ही चराएगा, ठीक है। अतः अभ्यारण्य के अंदर चराने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत अधिदिष्ट है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आप लोग जरूर से याद कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता है? ये तो भाई सबको पता होगा। मालदीव को कहा जाता था, श्रीलंका को कहा जाता था, या फिर मॉरिशस को कहा जाता था, या सूरीनाम को कहा जाता था? तो श्रीलंका को। सिलोन किसे कहा जाता था पहले? श्रीलंका को जो है सिलोन कहा जाता है। श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता है? सिलोन कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है भाई। वही चीज व्याख्या में भी दी हुई है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? H1N1
विषाणु, इबोला विषाणु, या फिर अलर्क विषाणु, या जिसे रेबीज कहा जाता है, या फिर मारबर्ग विषाणु। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वाइन फ्लू, H1N1, H1N1 मतलब हैन, भाई हैन याद कर लो, हैन, उसी से ये भी समझ लेना, हैन विषाणु से स्वाइन फ्लू किससे होता है? हैन विषाणु से, यानी कि H1N1 विषाणु से जो है स्वाइन फ्लू होता है। सबसे ज्यादा ये मुर्गियों वगैरह में ही देखने के लिए मिला था, तो हैन याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा भाई। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है। यह वायरस सूअरों की श्वास नली, श्वास तंत्र को संक्रमित करता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू। नवा प्रश्न हमारा है गैस्ट्रैक्निमियस। गैस्ट्रैक्निमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? कोहनी में, उंगलियां में, गर्दन में, या फिर निचली में, या फिर निचली टांग में? गैस्ट्रैक्निमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? कोहनी में, उंगलियां में, गर्दन में, या फिर निचली टांग में? तो ऑप्शन बी, सॉरी एक मिनट, हाँ ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, निचली टांग में। इसकी चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं। गैस्ट्रैक्निमियस मांसपेशी की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे से पैर के नीचे की ओर पार्श्व शरीर के समांतर, या मांसपेशियां मानव शरीर की टांग के निचले सतह यानी घुटनों के नीचे पाई जाती है। मतलब जो भाई ये गांठ होती है ना, ये जो घुटना होता है, घुटनों के निचले वाले हिस्से पर जो है ये मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम 10वां प्रश्न हमारा। दसवां प्रश्न हमारा 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अब्राहम आर्टेलियस ने, अल्फ्रेड वेगेनर ने, आर्थर होम्स ने, थॉमस एडिसन ने। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अब्राहम आर्टेलियस ने, अल्फ्रेड वेगेनर ने, आर्थर होम्स ने, थॉमस एडिसन ने। किसने रखा था? ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगेनर ने जो है 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत रखा था। किसने रखा था? अल्फ्रेड वेगेनर ने 1912 में रखा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगेनर ने। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगेनर ने रखा था। किसने रखा था? 1912 में अल्फ्रेड वेगेनर ने रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया? निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? यूनेस्को ने, नासा ने, IUCN ने, या फिर IMF ने? किसने शुरू किया था? ठीक है बाबू, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यूनेस्को ने। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो यूनेस्को ने। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? यूनेस्को ने। आज मेरी आवाज कुछ हल्की फुल्की चेंज लग रही होगी भाई, पता नहीं क्यों, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज जो है थोड़ी बहुत चेंज है। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। व्याख्या में भी वही चीजें दी हुई, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में लॉन्च किया था। कब किया था? 1971 में। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो 1971 में। कब लॉन्च किया गया था बाबू? 1971 में। क्या बताओगे? 1971 में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम जो है वर्ष 1971 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। मुंडा भाषा समूह से संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई से, इंड आर्य यानी कि इंडो आर्यन से, या चीनी तिब्बती से, या फिर द्राविड़ से? मुंडा भाषा समूह से संबंधित है तो ऑस्ट्रो एशियाई से।
ऑस्ट्रो एशियाई से जो है मुंडा भाषा जो है इस समूह से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। भूमिज, हो, मुंडारी और संथाली इस भाषा समूह के मुख्य भाषाएं हैं। भूमिज, हो, मुंडारी और संथाली इस भाषा की जो इस भाषा समूह की क्या है, मुख्य भाषाएं हैं इस समूह की। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इस्लाम का पालन करने वाले, एक मिनट रुकना, क्या हो रहा है भाई ये। इस्लाम का पालन करने वाले लोग कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। इस्लाम का जो पालन करते हैं वो लोग जो कितने आस्था है, 5, कितने प्रकार है, 5। कौन कौन से, ये तो सबको पता होगा 5 प्रकार के स्तंभ होते हैं। एक मिनट, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। तौहीद, कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, जक़ात अदा करना, हज करना। क्या क्या करना, तौहीद यानी कि कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, जक़ात अदा करना और हज करना जो है ये इस्लाम धर्म को पालन करने वाले लोगों के 5 स्तंभ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 14वां प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के हद के संदर्भ में सही है। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है। ये जो है दोनों हमारे कथन है, ये इसमें से कौन सा संदर्भ सही है। ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी और केवल ए और बी दोनों। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं। किसमें जो है ये लागू होता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन डी हमारा सही जो है, ए और बी दोनों सही है। कौन है, ए और बी दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में निम्न तथ्य सही है। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर क्या होता है, लागू होता है। संसद का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर क्या होता है, लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासक से संबंधित है। भीतरी जो स्तंभ शिलालेख है वह जो है किसके नाम, सॉरी, किस शासक के से संबंधित है, ये आप लोग बताइए। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की जो शासक से संबंधित, किस शासक से ये संबंधित था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से जो है संबंधित था। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल का समय भीतरी शिलालेख अभिलेख, वही चीज उसमें व्याख्या में भी दी गई हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन।
भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य का उच्च न्यायालय। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो है कौन करवाता है? ठीक है, कौन आयोजित करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग जो है वह राज्य का क्या करवाता है? राज्य विधानसभाओं का क्या करवाता है? चुनाव जो है आयोजित करवाता है राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग चलिए देखते हैं, वही चीज इसमें व्याख्या में भी दी गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को से अधिगृहित किया था। एक मिनट रुकना बाबू, इसका आंसर आप लोग बताओ। बीजापुर के सुल्तान, अंग्रेजों, हैदराबाद के नवाब, कृष्णदेवराय। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा आशा करता हूँ। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिकृत किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। माइक ऑन है? हाँ भैया ऑन है। इसकी व्याख्या चलो हम लोग देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया था। अल्बुकर्क ने वर्ष 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने कब इसको अधिकृत किया था? 1510 ईस्वी में गोवा को विजय किया था। गोवा पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त किया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के। ठीक है, किसके द्वारा जो है ये रिप्लेसमेंट किया गया था? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को जो है किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? 2006 में, 1986 में, 1996 में या 1976 में? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1986 में। हम्पी को वर्ष 1986 में क्या किया गया था? यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत की सूची में या स्थल उसको घोषित किया गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की क्या थी बाबू? राजधानी थी। हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कौन? हम्पी। इसको शामिल कब किया गया था? 1986 में जो है इसको शामिल किया गया था। किसने शामिल किया था? यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में जो है घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। चलिए, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? 2 बार, 1 बार, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। कितनी बार घोषित हुआ भाई आपातकाल? वित्तीय आपातकाल, आपातकाल नहीं, वित्तीय आपातकाल। तो एक भी बार जो है अभी तक वित्तीय आपातकाल जो है वह भारत में घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया गया। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई जिसके कारण भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। अनुच्छेद 360 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत ये चीजें जो है लगाई जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? पीला लेवल एटीएम, भूरा लेवल एटीएम, हरा लेवल एटीएम या फिर सफेद लेवल एटीएम? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। सफेद लेवल एटीएम जो है ये इसमें दिया जाता है। किसमें? सफेद लेवल एटीएम में। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। सफेद लेवल एटीएम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने एटी एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। इन्हें एटीएम की तरह ही सारी सहूलियतें होती हैं, लेकिन इन पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। भारत में जनसंख्या इतिहास में किन दशकों में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? भारत में जनसंख्या किस अवधि को विस्फोटक माना जाता है, या फिर किसमें ऐसा जनसंख्या के इतिहास में किस दशक को क्या है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? 1951 से 1981, 1981 से 2011, 1901 से 1921 तक, 1921 से 1951 तक। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है, एक सेकंड, हाँ, 1951 से 1981, 1951 से 81 को जो है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। वही व्याख्या में भी दिया हुआ है भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में, 1887 में, 1890 में या 1891 में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी की हुई थी। यह भारत के चौथे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। यह चौथे नंबर पर जो है विश्वविद्यालय खोला गया था, जो कि सबसे प्राचीनतम 4 विद्यालयों में से एक है। कौन? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये कब खोला गया था? 23 सितंबर 1887 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1887 ईस्वी को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्ड के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्ड कहा जाता है? किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, नागरिक और, एक मिनट रुकना, ऑन है भाई, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन। किसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र को जो है अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानवाधिकारों का सार्वभौम जो है घोषणा पत्र को ही अंतरराष्ट्रीय रूप से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या में भी वही दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने व्याख्या में नहीं बताया कुछ भी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया? निम्न में से किस संगठन ने जो है सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया? संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन ने? किसने किया था बाबू? ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने जो है सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया था। किसने?
यूरोपीय संघ ने। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी हुई हैं, लेकिन जो भी हैं वो इंपॉर्टेंट है। जनरल डेटा सुरक्षा विनियम का मसौदा यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया है। यह दुनिया का सबसे कठिन गोपनीयता और सुरक्षा कानून है। यह दुनिया का सबसे क्या है, कठिन और गोपनीयता वाला है। ठीक है बाबू, ये सबसे ज्यादा कठिन और गोपनीयता वाला है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या ब्लेसिंग व्हील माना जाता है? किस संवैधानिक संस्था को भारत का राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या फिर ब्लेसिंग व्हील माना जाता है? नीति आयोग, माल और सेवा कर परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वित्त आयोग? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, वित्त आयोग। किसको माना जाता है? वित्त आयोग को जो है ब्लेसिंग व्हील या भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र। इसकी व्याख्या में भी वही चीजें दी हुई हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्याख्या हमारे लिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? 1953 में, 1957 में, 1951 में, 1955 में? कब की थी था? भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? 1953, 1957, 1951 या फिर 1955 में? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1955 में। कब की थी बाबू? 1955 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। एक मिनट, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की थी। ठीक है, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किया गया था, और उसने क्या कहा था? हिंदी प्रथम भाषा और केंद्रीय भाषा में जो है अंग्रेजी की जो है सिफारिश की थी इसने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 28। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? जल संरक्षण एवं एक मिनट रुकना। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? 2011 में, 2018 में, 2005 में, 2008 में? कब गठित किया गया था बाबू? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 2005 में। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? 2005 में। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसकी व्याख्या भी वही है, 12 अगस्त प्रबंधन जो है जल संरक्षण प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच 12 अगस्त 2005 को गठित किया गया था। कब किया गया था? 12 अगस्त 2005 को जो है प्रथम संसदीय मंच जो है आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर पर जीएसटी के तहत जो है टैक्स नहीं लिया जाता है? सीएनजी शराब टैक्स लिया जाता है, नहीं कि नहीं बात कर रहे, लिया जाता है। सीएनजी, शराब, पेट्रोल, सोने के आभूषण? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सोने के आभूषण। सीएनजी पर नहीं है भाई टैक्स, शराब पर जीएसटी नहीं है, ठीक है, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं, इन तीनों पर जो है जीएसटी नहीं है। भाई शराब पर तो लगाना चाहिए यार जीएसटी, ये गलत करते हैं। एजुकेशन पर है जीएसटी, शराब पर नहीं है जीएसटी। वाह, शराब पियो और महान बनो। सोने के आभूषण पर जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है, जबकि कुछ वस्तुएं जीएसटी से बाहर रखी, जैसे
सीएनजी, शराब, पेट्रोल, इन पर जो है टैक्स नहीं लिया जाता है, जीएसटी वाला टैक्स नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 चलिए हम लोग देखते हैं। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? आइकॉन, शॉर्टकट, टूल बार, टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है, शॉर्टकट कहा जाता है, टूल बार कहा जाता है या फिर टास्क बार कहा जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आइकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या में भी लगभग वही चीजें दी नहीं भाई, कुछ अलग दिया हुआ है, बता देता हूँ इसको। जब किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो उसका एक छोटा सा चित्र डेस्कटॉप पर दिखाई देने लगता है, जिसे आइकॉन कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकॉन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? किस राज्य में अवस्थित है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है लाख बहोसी जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, उत्तर प्रदेश में अन्य 3 पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये जो है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में अन्य पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना 1998 में हुई थी? निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना जो है 1998 में हुई थी? पुलिस सुधार पर रिबोरो समिति, पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति, और क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह, विकल्पों में से सभी। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, पुलिस सुधार पर रिबोरो समिति जो है इसका गठन 1998 में जो है किया गया था। 1998 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1998 में इसका गठन किया गया था बाबू। ठीक है, 1998 में पुलिस सुधार में रिबोरो समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा। पुलिस सुधार पर रिबोरो समिति का गठन 1998 में की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार के आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया और इस प्रकार रिबोरो समिति का गठन हुआ था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 33। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार लाने के मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास के खाली स्थान के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोज प्रदान करेगा। कितने किलोमीटर के भीतर? ये चीज पूछा गया है। 5000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या फिर जो है 5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। महात्मा गांधी जो था उसमें 5 किलोमीटर था। कितना था? 5 किलोमीटर था, जिसमें 100 दिन की गारंटीकृत जो है मजदूरी या फिर रोजगार मिलेगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास स्थान में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करता है। ये जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है या हॉर्टिकल्चर कहा जाता है? ऑप्शन डी इसमें हमारा सही जगह, हॉर्टिकल्चर। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी
उच्च मूल्य वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? फसलों की खेती करने को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। यही हॉर्टिकल्चर है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दालें, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, सब्जी। कौन सा जो है इसमें सबसे सही? तो ऑप्शन सी इसमें दूध। दूध में सारी चीजें लगभग पाई जाती, कुछ चीजें ऐसी होती जो नहीं पाई जाती, लेकिन वो भी पाई जाती, बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी12, प्रोटीन और स्वास्थ्य फैट मौजूद होता है। केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है। पूछा जा सकता है दूध का सफेद रंग क्यों होता है? तो केसीन प्रोटीन की वजह से। केसीन प्रोटीन से ही जो है दूध का जो है सफेद रंग होता है। केसीन प्रोटीन की वजह से दूध का सफेद रंग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत पुलिस अधिनियम, एक मिनट रुकना, चल रहा है भाई। पुलिस अधिनियम धारा 1861 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतु में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत क्या कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक या फिर दो बार जो है नहीं दिया जाए, दो बार जो है एक ही अपराध के लिए दो बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा। ये तो सभी को पता है भाई। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतु में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस, अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है ये पूछा गया। तो राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में जो है 11 अप्रैल का दिन मनाया जाता है। 11 अप्रैल का दिन जो है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पालतू दिवस जो है, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल को, भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से है? बे भैया देखो भैया, सीआरपीएफ जो होता है बनने से कितना फायदा है भाई। उनका देखो कहाँ पे शादी हुआ, राष्ट्रपति भवन में हुआ था फरवरी 2025 में। तो मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है भैया? मध्य प्रदेश की जो है सीआरपीएफ पूनम अधिकारी जो है वो पूनम गुप्ता जी हैं, जिनका जो है कहाँ पर हुआ था? उसी में हुआ था। राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता मध्य प्रदेश राज्य की। पूनम गुप्ता ने 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में महिला दल का नेतृत्व किया था। पूनम गुप्ता जी ने जो है 74वां जो गणतंत्र दिवस था हमारा, उसमें परेड में जो है महिला दल का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? मुंबई में, गोवा में, कोलकाता में, चेन्नई। 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? मुंबई, गोवा, कोलकाता को या फिर चेन्नई को। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई को।
मुंबई को 2 नौसैनिक जहाज और जो है पनडुब्बी जो है समर्पित किया 15 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2025 को जो है समर्पित किया गया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक समारोह के दौरान 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया। यह पहली बार है जब तीनों स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बी का एक साथ कमीशन हुआ है। यह पहली बार हुआ था 15 जनवरी 2025 को। बाबू ये डेट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पाद संगठन एफपीओ लॉन्च किया। कितना किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किया? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। कितना लॉन्च किया बाबू? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 10,000। कितना लॉन्च किया? 10,000 जो है उत्पाद संगठन एफपीओ लॉन्च किया। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सरकार ने छोटे और सीमांत किसान को सशक्त बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ लॉन्च किया। यह छोटे और सीमांत किसानों को उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करके और बाजार पहुंच में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना। नोट इसमें क्या है, बिहार के खगड़िया जिले में स्थित ऐतिहासिक 10,000वां एफपीओ मक्का, केला और धान की खेती पर केंद्रित है। बिहार में जो खगड़िया जिला है उसमें जो है ऐतिहासिक 10,000वां एफपीओ मतलब कि किसान उत्पादक संगठन, ठीक है, ये जो है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है 10,000वां कहां पर है? बिहार के खगड़िया जिले में है। और ये जो है यहाँ पर मक्का, केला और धान की खेती पर जो है यह क्या है? केंद्रित है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। हमारे 40 क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। और पीडीएफ आप लोगों को पता है हमारे टेलीग्राम चैनल History@2.8 पर 2 पॉइंट ऑफिशियल पर जो है मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और इसी तरीके से आप अपना प्यार व्यवहार बनाए रखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।